हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम संबंध एवं फलन का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही बारे में बात करेंगे जो कि आपके मॉडल प्रश्न पत्र में आए हुए हैं। तो ये जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, जो रिवीजन क्लास है, वो मैं आपको चैप्टर वाइज बना के देने वाली हूँ। यानी कि पूरे प्रादर्श प्रश्न पत्र को एक वीडियो में न बना करके हम चैप्टर वाइज, यानी पहले चैप्टर में से आपके जितने जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है उसको हम फर्स्ट वीडियो में डालेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आप यानी चैप्टर वाइज उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। और आपने ब्लूप्रिंट में देखे होंगे कि जो फलन एवं संबंध है वहां से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि 4 नंबर का होगा, और ये क्वेश्चन अथवा में होता है। यानी ये जो 4 नंबर के जो अथवा में प्रश्न आएंगे तो दोनों क्वेश्चन आपके फलन एवं संबंध में से ही आने वाले हैं। तो आप जो है उस हिसाब से हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू n के लिए fn एक फलन दिया हुआ है n+1/2 यदि n विषम है और n/2 यदि n सम है। तो इसमें कहता है द्वारा परिभाषित फलन f n to n, यानी कि प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में एक हमको फलन दिया हुआ है f, ठीक है। और वो f किस तरीके से परिभाषित है कि यदि n विषम संख्या होगी तब fn की वैल्यू n+1/2 होगी, और यदि n जो है वो सम संख्या हो जाती है तब fn की वैल्यू n/2 हो जाती है। तो इस तरीके से सम और विषम के लिए दो अलग अलग टाइप से यहाँ पर हमको रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमें अगर एक फलन f दिया है जो n से n में परिभाषित है, तो हमें कहा जा रहा है कि बताइए कि क्या फलन एकैकी और आच्छादक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एकैकी और आच्छादक फलन क्या होता है। इसका जो मेन वीडियो बना हुआ है उसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ कि एकैकी फलन क्या होता है। एकैकी फलन का मतलब होता है कि ऐसा फलन, जैसे यहाँ पर आपको एक सेट A दिया हुआ है, यहाँ पर एक दूसरा सेट B दिया हुआ है, इन दोनों के बीच एक फंक्शन f डिफाइंड है। तो फंक्शन f डिफाइंड है तो यहाँ क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का यहाँ हमको एक अद्वितीय जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस टाइप का जो संबंध होगा, इस टाइप का जो यहाँ फंक्शन होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एकैकी फलन कहते हैं। ये एकैकी हो गया, ठीक है। और इसको भी हम लोग समझेंगे क्या होगा। और उसके बाद आच्छादक भी हमको इसमें बताने कहा जा रहा है। तो आच्छादक का मतलब होता है कि यदि आपके पास A और B दो सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट में A से B में आपके पास एक फंक्शन f डिफाइंड है, तो आच्छादक फलन का मतलब होता है कि B के प्रत्येक अवयव का हमको A में जो है पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। B में जितने भी प्रतिबिंब होंगे यानी B में कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में कहें तो B का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो A के किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब ना हो। तो इस तरीके का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं कि ये आच्छादक है। अगर एकैकी होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट छूट सकता है, पॉसिबल है, बट इसके दो एलिमेंट का जो है इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। आच्छादक का मतलब होता है कि इसके दो एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, बट यहाँ पर आच्छादक है ये, तो आच्छादक है यानी बी में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। तो ये एकैकी और आच्छादक हम लोग अपने मेन वीडियो में बहुत डिटेल से इसको पढ़े हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें इसको प्रूफ करना है, तो किसी भी फंक्शन को आपको एकैकी प्रूफ कराने के लिए क्या प्रोसेस है पहले ये देखते हैं। एकैकी का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए दो प्रतिबिंब इक्वल है, तो दो प्रतिबिंब इक्वल है तो उनके जो पूर्व प्रतिबिंब होंगे यानी कि A के जो एलिमेंट होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो फलन एकैकी है। ओके, तो यहाँ पर हम अपना फंक्शन पहले अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमको फंक्शन दिया गया है fn = n+1/2 वेयर n विषम है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है n/2 जब n जो है वो सम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम दो एलिमेंट लेते हैं 1 और 2। हम यहाँ f1 ले, f1 का मतलब क्या होगा, 1 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है, तो f1 का मतलब होगा 1+1/2 यानी कि ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। उसके बाद हम f2 लेते हैं, यहाँ 2 जो है एक सम संख्या है। देन सम संख्या है तो हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, अगर n सम होगा तो हमको fn की वैल्यू लिखना पड़ेगा n/2। तो अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/2, तो इसकी भी वैल्यू हमको 1 मिल रही है।
तो हम यहाँ देखते हैं कि F1 जो है ये इक्वल हो रहा है F2 के, यानी दो प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब और 2 का प्रतिबिंब, यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहे हैं, ये F1 है और यहाँ पर F2 है। ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में एक हो चुके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1 और 2, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये 1 का इमेज 1 मिला था, 2 का इमेज 1 मिला था, तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये दोनों एक हैं, बट ये 1 का इमेज भी वही बन रहा है और 2 का भी इमेज वही बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इमेज एक ही मिल रहे हैं, यानी क्या हो रहा है कि बहु एक ही प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जब दो एलिमेंट का प्रतिबिंब एक ही एलिमेंट आ रहा है, यानी एक से अधिक एलिमेंट का प्रतिबिंब हमें एक ही प्राप्त होता है, तब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो बहु एक ही है, वो एक ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः फलन F एक ही नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला जो हमको कहा गया था कि फलन एकेकी है या नहीं है, ये पता करने कहा गया था, तो इसका मतलब है कि F जो है वो एकेकी नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आच्छादक। ये अभी हमने फर्स्ट देखा था एकेकी का, अब हम देखते हैं आच्छादक। तो आच्छादक का मतलब क्या होता है कि यहाँ हर एक प्रतिबिंब के लिए आपको पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं आच्छादक। और हर एक प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बनते हैं, एन विषम के लिए अलग होता है और एन सम के लिए अलग होता है। तो दो कंडीशन होती है, एन की वैल्यू एक बार हम विषम लेते हैं और एन की वैल्यू एक बार सम लेते हैं। तो यहाँ पर आच्छादक के लिए हम लिखते हैं एन बिलोंग टू एन में यदि, फर्स्ट हम देखते हैं कि यदि एन विषम हो, तो यदि एन विषम है इसका मतलब क्या है कि एन को हम लिख सकते हैं 2r+1। विषम संख्या को आप 2r+1 के फॉर्म में लिखेंगे, जहां r जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। किसी भी प्राकृतिक संख्या r के लिए यदि आप उसे 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो वो एक सम संख्या बन जाएगी, और उस सम संख्या के साथ यदि आप 1 ऐड कर देते हैं तो वापस वो क्या बन जाएगा, विषम संख्या। तो यदि हम n विषम संख्या लेना चाहते हैं तो n का जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में होगा, 2r+1 के फॉर्म में होगा। अब ये n जो है हमको कहाँ पे चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब में चाहिए। तो अब 2r+1 हमें कैसे मिल सकता है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्योंकि n विषम हो रहा है तो f 4r+1, ये भी एक विषम संख्या होगी। तो ये एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखती हूँ कि 4r+1 जो है वो भी क्या होगा, विषम होगा, विषम होगा। ठीक है, तो 4 यानी किसी भी नेचुरल नंबर के साथ यदि आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। उसके साथ हमने 1 ऐड कर दिया तो फिर वो ऑर्डर बन गया, यानी कि वो विषम संख्या हो गया। अब 4r+1 एक विषम संख्या है। विषम के लिए हमारे पास फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस n के साथ आप 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे जब यहाँ पर n होगा। तो यदि हम यहाँ n के बदले में 4r+1 लिखेंगे तो हमारे पास फंक्शन इसके अनुसार क्या होगा, 4r+1+1/2, यानी क्या बन गया ये 4r+2/2। यहाँ से 2 कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 2r+1। तो यहाँ पर आप इसको समझिए, यहाँ पर हम 4r+1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम 4r+1 लिखते हैं, f यहाँ पे आ जाएगा 4r+1, तो 4r+1 का प्रतिबिंब हमको यहाँ पर मिलता है 2r+1, यानी प्रत्येक 2r+1 के लिए हमको 4r+1 उसका एक पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए ये किसका एलिमेंट है, ये फर्स्ट यानी कि इसका डोमेन का एलिमेंट हुआ। ये जो है ये किसका एलिमेंट होता है, ये कोडोमेन का एलिमेंट होता है। तो यहाँ प्रत्येक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए हमको डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है, जब क्या ले रहे हैं, n विषम ले रहे हैं। अब हम इसको सम के लिए भी देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन होगी यदि n सम है, यदि n सम है, तो n यदि सम संख्या है तो ऑल r बिलोंग टू n, पूरी प्राकृतिक संख्या r के लिए हम n को लिख सकते हैं 2r। तो 2r कैसा होगा, एक सम संख्या है। अब 2r एक सम संख्या है, देन क्या होगा, 4r भी कैसा होगा, एक सम संख्या होगा। अब यहाँ से हम फिर से इसको फंक्शन में रखते हैं, f 4r,
यदि हम एक सम संख्या रखते हैं n की वैल्यू, देन हमारा फंक्शन जो है इस तरीके से जो है वो डिजाइन होता है। यदि n सम है तो हम लिखते हैं n/2। तो 4r एक सम संख्या है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, 4r/2। तो 4r/2 में ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 2r। और 2r हमको क्या मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रहा है। यानी प्रत्येक सम संख्या का हमको एक पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है जो कि सम संख्या है। तो ये जो 4r है वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और इसका प्रतिबिंब 2r हमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक विषम संख्या के लिए आपको एक पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यानी अगर हम एक विषम संख्या लेंगे तो उस विषम संख्या का पूर्व प्रतिबिंब आपको मिलेगा। यदि हम यहाँ कोई सम संख्या लेते हैं तो सम संख्या का भी आपको एक पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो हर एक प्रतिबिंब का आपको पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस कारण से हम क्या कहेंगे कि यह एक आच्छादक फलन है। तो इसको आपको स्टेटमेंट लिखना है, प्रत्येक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है, इसलिए फलन f आच्छादक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में अच्छे से समझ के लिखेंगे, आच्छादक है। तो आपको एकाएकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, उसको किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं वो भी समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन आएगा, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये, तो आ सकता है। बट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आपको मेथड को भी बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सीधे कीजिए कि फलन f n to n जो निम्न प्रकार परिभाषित है, f(x = x+1) यदि x विषम है और x-1 यदि x सम है, एकाएकी तथा आच्छादक है। तो यहाँ पर भी जो फंक्शन है वो क्या है, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पे हमें एकाएकी और आच्छादक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एकाएकी को देखते हैं। पहले तो हम हल लिखेंगे। हल में आपको जो एक बार फंक्शन को उतारना है। फंक्शन आपको दिया गया है x+1 यदि x विषम है और दूसरा उसमें कंडीशन दिया है कि x-1 हो जाता है यदि x सम है। तो यहाँ पर हम एकाएकी को प्रूफ करना चाहते हैं। तो एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें दो इमेज हम इक्वल ले लेते हैं। दो इमेज यदि f(x1) और f(x2) आपस में बराबर है, x1 जहाँ x1 और x2 जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है। और यदि f(x1) और f(x2) दोनों आपस में बराबर है तो यहाँ पर तीन कंडीशन टोटल हो सकती है। क्या क्या हो सकता है कि जो x1 और x2 जो हमने प्राकृत संख्या लिया हुआ है, हो सकता है कि दोनों प्राकृत संख्याओं में से एक जो है सम होगा, दूसरा विषम होगा, या हो सकता है दोनों सम होंगे, या हो सकता है दोनों विषम होंगे। तो हमें इन तीनों कंडीशन में बतानी होगी कि यहाँ पर जो है अगर दोनों इमेज इक्वल है तो दोनों के पूर्व प्रतिबिंब जो है वो आपस में इक्वल होगा। यदि हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं कि f(x1) और f(x2) इक्वल होने पर यदि x1 और x2 भी इक्वल हो जाए देन प्रूफ हो जाएगा कि वो एकाएकी फलन होगा। तो इसमें हम पहली जो कंडीशन है उस पर पहले विचार करते हैं। यदि स्थिति 1, यदि x1 तथा x1 को हम ले लेते हैं सम तथा x2 विषम है, ठीक है। तो x1 सम है और x2 कैसा है, विषम है, यानी दोनों को हम अलग अलग लिए हैं। तो x1 यदि सम है देन f(x1) की वैल्यू हमने क्या लिया है, f(x1) और f(x2) दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ f(x1) के बदले हम लिख सकते हैं, जब x1 सम है तो f(x1) के बदले हम लिखेंगे x1 - 1 इक्वल टू x2 कैसा है, विषम है। और विषम के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है x+1, यानी f(x2) को हम लिखेंगे x2 + 1। यहाँ से हम देखें तो यहाँ हो जाएगा x1, x2 को इधर पक्षांतर करें, -x2 इक्वल टू 1, -1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो +1। तो आपको ये पता चला कि x1 - x2 की वैल्यू 2 के इक्वल है। अब यहाँ पर आने के बाद अब विचार कीजिए कि x1 जो है वो एक सम संख्या है, x2 एक विषम संख्या है। तो कोई भी एक सम और एक विषम संख्या दोनों को यदि घटाएंगे तो आपको कभी भी 2 नहीं मिलेगा। एक सम और एक विषम का अंतर हमेशा विषम संख्या होता है। आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए एक सम संख्या हम 4 लेते हैं, एक विषम संख्या हम 9 लेते हैं।
यदि हम 9 में से 4 को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, यानी एक विषम संख्या। यानी एक सम और एक विषम का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर हम x1 और x2 को सम और विषम माने हैं तो उसका अंतर हमको 2 मिल रहा है, यानी कि एक सम संख्या मिल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे यह असंभव है। तो यह क्या है? असंभव है। यह असंभव है, इसका मतलब है कि x1 सम और x2 विषम, यानी दोनों जो है वो अलग अलग होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम उसके बाद स्थिति 2 लेते हैं। तो स्थिति 2 में हम क्या करें कि x1 व x2 दोनों सम हो, दोनों सम हो। अब इस कंडीशन में हम वापस अपने इसमें आते हैं, ये दोनों हम बराबर लेके चले। तो यदि f(x1) की वैल्यू बराबर है f(x2), अब x1 तो सम है, सम के लिए कैसा फंक्शन डिफाइंड है? x-1 के फॉर्म में। देन f(x1) को हम लिख सकते हैं x1-1 इक्वल टू f(x2) को हम लिख सकते हैं x2-1, क्योंकि x2 भी सम फंक्शन है। तो यहां से हमको मिल जाएगा x1 -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा x2। हम लेके चले थे f(x1) बराबर है f(x2) और हमें मिल रहा है कि x1 और x2 आपस में बराबर है। इसको डायग्राम से समझिए। हम क्या लेके चले हैं? हम ऐसा लेके चले हैं कि यहाँ दो f(x1) और f(x2) ये दोनों जो है आपस में बराबर हैं। देन हमको जो इसके प्रतिबिंब x1, पूर्व प्रतिबिंब x1 और x2 मिल रहा है, वो भी दोनों कैसा मिल रहा है? आपस में बराबर मिल रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि फलन कैसा होगा? एक-एकी होगा, एक-एकी है। ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन और ये हो सकती है, अभी हमने क्या कहा था? दोनों सम है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विषम होंगे। तो हम लेते हैं स्थिति 3। स्थिति तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि x1 व x2 दोनों विषम हो जाए। तो यदि दोनों विषम है और उस कंडीशन में आपको यदि कहा जाए कि f(x1) और f(x2) दोनों आपस में बराबर हैं, हमारा फंक्शन कैसा डिफाइंड है? f(x1) यदि विषम होता है तो हम लिखते हैं x+1, तो f(x1) को हम लिखेंगे x1+1 इक्वल टू x2 भी विषम है, तो f(x2) को हम क्या लिखेंगे? x2+1। दोनों से +1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। देन हमको मिल जाएगा x1 इक्वल हो गया x2। यानी अगर प्रतिबिंब बराबर है देन उसके पूर्व प्रतिबिंब भी आपस में हमको बराबर मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अतः यहाँ पर भी आपको मिला फलन f एक-एकी है। तो इस तरीके से आपको जो फंक्शन के बारे में बताया जा रहा था कि एक-एकी व आच्छादक है, तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिए कि यदि x1 और x2 दोनों सम होते हैं और x1 और x2 दोनों विषम होते हैं तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो एक-एकी है। अब सेकंड हमको देना है इसमें आच्छादक। तो ये फंक्शन आच्छादक है या नहीं है, इसके लिए आप देखिए। सेकंड हम आच्छादक प्रूफ करना चाहते हैं। तो आच्छादक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो इसका सह प्रांत होता है, सह प्रांत के हर एक एलिमेंट के लिए हमको प्रांत में क्या होना चाहिए? उसका एक पूर्व प्रतिबिंब यदि प्राप्त होता है तब इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो आच्छादक फलन है। अब सह प्रांत किससे बना है? सह प्रांत यहाँ पे देखिए फलन हमारा डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी कि जो सह प्रांत है वो एक प्राकृत संख्या है। अब जो प्राकृत संख्या होती है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो वो सम हो सकती है या तो वो विषम हो सकती है। तो यानी हम सह प्रांत में दो टाइप की संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि यदि सह प्रांत में हम एक सम संख्या लेते हैं तो उसका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त है या नहीं है, और यदि सह प्रांत में हम एक विषम संख्या लेते हैं तो उसका भी पूर्व प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आच्छादक के लिए हम क्या लेते हैं? सह प्रांत में एक अवयव लेते हैं जो कैसा होना चाहिए? सम है। ठीक है, अगर हम सह प्रांत में एक सम अवयव या सम संख्या लेते हैं, मान लीजिए तो अवयव n लिए जो कि सम संख्या है। अब ये n जो है वो सम है, इसका मतलब n को हम सम संख्या मतलब किस फॉर्म में लिखेंगे? 2r के फॉर्म में लिखेंगे। यानी ये 2r जो है वो कहाँ बिलोंग करता है? ये सह प्रांत का एलिमेंट है। देन तो हमें इसका पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हमें पूर्व प्रतिबिंब क्या मिलेगा? तो पूर्व प्रतिबिंब देखिए आपको ऐसा यहाँ पर क्या मिलेगा कि इसकी वैल्यू 2r के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको पूर्व प्रतिबिंब यानी इसकी वैल्यू चाहिए कि वो किसका जो है वो फलन बनता है।
तो यदि हम 2r लेते हैं तो यदि ये 2r हो गया तो यहाँ पर सामने हमको क्या मिलना चाहिए 2r माइनस 1। तो यहाँ पर हम यदि लिखें 2r माइनस 1 यानी कि 2r माइनस 1 यदि विषम संख्या होता है तो +1 करके हमको उसका इमेज वो 2r बना देता है। यानी प्रत्येक सम संख्या के लिए हमें उसका पूर्व प्रतिबिंब 2r माइनस 1 जो है वो उसके प्रांत में अवेलेबल है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः सम संख्या 2r के लिए 2r माइनस 1 पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लिया। ये किसके लिए लिए थे, हम सम संख्या के लिए। अब हम विषम संख्या लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं 2r प्लस 1, ये कैसी संख्या है, ये एक विषम संख्या है और ये विषम संख्या जो है वो किसका एलिमेंट है, माना कि ये जो है सहप्रांत का अवयव है। तो यदि ये सहप्रांत का अवयव है देन आप देखिए f में आप किसका इमेज जो है वो 2r प्लस 1 होता है, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 2r प्लस 1 होता है, अगर हम यहाँ पर x के बदले में लिख लेते हैं 2r, यानी 2r प्लस 1 आने के लिए आपको इसका पूर्व प्रतिबिंब 2r प्राप्त होता है। देन हम क्या लिखेंगे 2r पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उस प्रत्येक संख्या के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब जो है वो प्रांत यानी कि n में मौजूद है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये फलन जो है वो आच्छादक है। तो इस तरीके से ये फलन जो इस तरीके से जो डिफाइंड था f(x = x + 1) और यदि x विषम है और x - 1 यदि x सम है, वो एक एकैकी फलन भी है और वो एक आच्छादक फलन भी है। हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि a = r-3 तथा b = r-1, यानी a जो है एक ऐसा सेट है जो पूरी रियल नंबर का तो सेट है लेकिन उसमें 3 शामिल नहीं होगा। b जो है ये दूसरा एक सेट है जो क्या है पूरा रियल नंबर है लेकिन उसमें 1 जो है वो शामिल नहीं होगा। इस तरीके से हमको जो है 2 सेट उसने डिफाइन किया हुआ है। एक फलन f इस तरीके से है, a से b में एक फलन f डिफाइंड है और f(x) का मान x - 2/x - 3 के द्वारा ये परिभाषित है। तो हमको कहा जा रहा है कि इस फलन पर विचार कीजिए कि क्या ये एकैकी और आच्छादक है या नहीं है। तो एकैकी और आच्छादक होने के लिए सबसे पहले आपको सेट किस तरीके से डिफाइंड है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसका हल लिखने का तरीका, आपको जो सेट A है वो कैसा डिफाइंड दिया है, सेट A का मतलब है पूरे रियल नंबर में से आपको 3 को नहीं लेना है। सेट B का मतलब है कि पूरे रियल नंबर में से आपको 1 को नहीं लेना है। और आपको एक फंक्शन f(x) किस तरीके से डिफाइंड है, x - 2/x - 3 और x बिलोंग टू क्या होना चाहिए, और x जो है वो क्या होगा, A का एलिमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको एक सेट डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम इसको एकैकी प्रूफ करना चाहते हैं। तो एकैकी के लिए आपको अभी तक जो है समझ में आ गया होगा क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 एलिमेंट की जो इमेज है 2 इमेज को इक्वल करेंगे और 2 इमेज यदि इक्वल है देन हम वहां पर ये बता दें कि उनके पूर्व प्रतिबिंब भी आपस में बराबर है। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो फलन जो है वो एकैकी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, x1 x2 बिलोंग टू A। ठीक है, यदि x1 और x2 A में बिलोंग करता है, इस प्रकार है कि f(x1) और f(x2) आपस में बराबर है। ठीक है, ये हम बराबर लेके चले हैं। देन f(x1) और f(x2) बराबर है। f(x1) का मतलब क्या है, f(x) का मतलब होता है x - 2/x - 3। तो f(x1) का मतलब होगा x1 - 2/x1 - 3। इसकी वैल्यू है f(x2) के बराबर, यानी x2 - 2/x2 - 3। यहाँ से हमको क्या लाना है, तो हमें ये प्रूफ कराना है कि x1 और x2 दोनों आपस में बराबर है। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तीन गुणा कर देते हैं। x1 - 2 का मल्टीप्लाई हमको करना है x2 - 3 के साथ इक्वल टू x1 - 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x2 - 2 के साथ। देन ये हो जाएगा x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6 इक्वल टू x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6। दोनों तरफ से x1 x2 ये कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ से हम देखते हैं ये जो है +6 और +6 भी कैंसिल हो जाएगा। देन -3x1 है और ये -2x1 है, तो -3x1 ये इधर पक्षांतर होगा तो +2x1 इक्वल टू यहाँ पर -3x2 है, -2x2 पक्षांतर होके जाएगा तो +2x2 बन के चला गया। देन हमें मिला -x1 इक्वल है -x2 के, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल रहा है x1 इक्वल टू x2। तो आप देख रहे हैं fx1 इक्वल टू fx2 है, अतः fx1 और fx2 यदि बराबर होता है देन हमें इसके पूर्व प्रतिबिंब x1 और x2 भी आपस में बराबर मिलते हैं, इसलिए फलन f एकाएकी होगा, फलन f एकाएकी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का प्रूफ होता है कि फलन f एकाएकी है या नहीं है, हमको ये प्रूफ करना था। फिर सेकंड हमको ये जांच करना है कि फलन f जो है वो आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक का मतलब होता है कि प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए हमें एक पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम सेकंड ये देखना चाहते हैं कि ये आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए आपको x बिलोंग टू a इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए कि f(x) की वैल्यू y के बराबर होगा, फिर y बिलोंग टू b, यानी प्रत्येक y बिलोंग टू b के लिए आपको a में एक ऐसा एलिमेंट x इस तरीके से मिलना चाहिए कि f(x) की वैल्यू y के बराबर होती है। यदि हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं देन हमारा फंक्शन जो है वो आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं f(x) इक्वल टू y, तो यहाँ देखिए f(x) इक्वल टू y, देन f(x) का मतलब होता है x - 2 अपॉन x - 3 की वैल्यू y के इक्वल है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये y है मतलब y अपॉन 1 है, तो x - 2 तिर्यक गुणा कर रहे हैं इक्वल टू y x - 3, देन x - 2 इक्वल टू x y - 3y। अब यहाँ से आपको पक्षांतर करके y की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू को x की वैल्यू को सेपरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, x लिखेंगे, यहाँ से x y को इधर पक्षांतर करते हैं तो -xy हो जाएगा इक्वल टू ये -2 है उधर पक्षांतर करेंगे तो +2 होगा और -3y हो जाएगा। देन x कॉमन निकाल दिए तो 1 - y इक्वल टू 2 - 3y, तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल रहा है 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब हमें x का मान मिल गया है, इस x के मान के लिए हम ये देखें कि अगर हमको f(x) की वैल्यू y के इक्वल मिल जाती है तब हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक y के लिए हमको उसका पूर्व प्रतिबिंब x जो है वो मौजूद है, ये हम बोल पाएंगे। तो अब हम लिखते हैं f(x) की वैल्यू, तो f(x) का मतलब क्या होता है, तो f(x) डिफाइंड है x - 2 अपॉन x - 3, x - 2 अपॉन x - 3। अब इस x की वैल्यू हम यहाँ ये रख देते हैं इक्वल टू x के बदले हम क्या लिखेंगे 2 - 3y अपॉन 1 - y - 2 अपॉन ये 2 अपॉन 1 है और नीचे x - 3 है तो x के बदले हम लिखेंगे 2 - 3y अपॉन 1 - y - 3, 3 यानी 3 अपॉन 1। देन f(x) इक्वल टू यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में हमको मिलेगा नीचे 1 - y, ये तिर्यक गुणा करेंगे 2 - 3y - 2 + 2y और नीचे में इसका भी लघुत्तम हमको 1 - y मिलेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 3y - 3 + 3y, दोनों के बटे से 1 - y कैंसिल हो जाएगा। देन f(x) की वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, देखिए 2 और -2 कैंसिल हुआ, नीचे 3 ये बचेगा है ना, तो -3y + 2y मतलब हमको ऊपर में मिलेगा -y और नीचे में ये +3y और -3y कैंसिल हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि हमको मिलेगा -1, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। देन f(x) की वैल्यू हमको मिल रहा है y, यानी कि हमको जो है प्रत्येक प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब यानी y के लिए हमको x जो है वो उसके प्रांत में इस तरीके से मौजूद है कि वो उसका पूर्व प्रतिबिंब हमको मौजूद मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः फलन f आच्छादक है। तो इस तरीके से हमको फलन जो है
एक ही है या आच्छादक है, ये प्रूफ करने कहा था, तो आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, यदि एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 है, फिर x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो हमें सिद्ध करना है कि x इज नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए हमको f ओ f x की वैल्यू x के बराबर होती है, ये फर्स्ट काम करना है। और सेकंड हमको फंक्शन f का प्रतिलोम फलन यानी f इनवर्स की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर f ओ f x की वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर हम हल लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं एफ ओ एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ और एफ एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू हमको दिया हुआ है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये हो गया। अब यदि मान लीजिए आपको फंक्शन में एफ एक्स रहता है, तो एक्स के लिए हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। अब यहाँ पर एक्स के बदले आपको ये दिखाई दे रहा है, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है उसके बदले आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x है, तो 4x के बदले हम लिखेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये हो जाएगा। प्लस 3 है तो प्लस 3 लगा दिए, अपॉन 6x है तो 6x के बदले हम लिखेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं, ये है हमको एफ ओ एफ की वैल्यू मिल रही है। सॉल्व करेंगे, देन यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 16x प्लस 12 प्लस यहाँ से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 18x माइनस 12 और इसके नीचे में आ जाएगा 6x माइनस 4 बटे इक्वल टू यहां से हो जाएगा 24x प्लस 18 माइनस, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 24x प्लस 16 अपॉन इसके नीचे भी आ जाएगा 6x माइनस 4। देन ये दोनों नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या मिल रहा है, देखिए प्लस 12 एंड माइनस 12 कैंसिल हो रहा है, ऊपर में मिल रहा है 16x प्लस 18x, यानी कि हमको मिल रहा है 34x। नीचे हमको क्या मिल रहा है 24x और माइनस 24x, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 प्लस 16 को हम ऐड करेंगे तो ये हमको 34 मिल गया। 34 और 34 कैंसिल हो गया। देन हमको मिला एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू x के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ होता है, हमको कहा जा रहा था कि एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू x के इक्वल होती है, ये आप प्रूफ कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जो है हमको क्या करना है, इस f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो f का प्रतिलोम फलन जिसको कि हम f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि f इनवर्स x की वैल्यू y के इक्वल है, देन हम इसको लिखते हैं कि एफ वाई की वैल्यू किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब देखिए एफ एक्स इस तरीके से डिफाइंड है, तो एफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, हम एफ वाई को लिख सकते हैं 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा x। देन यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4y प्लस 3 इक्वल टू 6xy माइनस 4x। देन यहां से हमारा उद्देश्य है कि हम y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, तो यहां से देखिए 4y और यहां से हम माइनस करके ला रहे हैं माइनस 6xy इक्वल टू माइनस 4x और माइनस 3। देन यहां से y कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6x इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल देंगे तो 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हमको मिल जा रहा है ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 6x, या इस माइनस को हम ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 3 और नीचे 4 माइनस 6x है उसको 6x माइनस 4 लिख देते हैं। तो हमको y की वैल्यू क्या मिल रहा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। y यानी क्या होता है, तो y का मतलब होता है f इनवर्स x। तो ये y के बदले हम लिखेंगे f इनवर्स x इक्वल टू हमको मिला 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये है इसका इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन। इसका फलन क्या था, फलन था 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 था। प्रतिलोम फलन भी 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 ही आ रहा है, देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि f और f इनवर्स यानी उस
फलन और उसका प्रतिलोम फलन जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से हमको इसमें कहा गया था कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना था। और सेकेंड पार्ट हमको इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना था, तो हम इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ आर टू आर तथा जी आर टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू 3x² द्वारा परिभाषित है, तो जी ओ एफ और एफ ओ जी की वैल्यू को ज्ञात करना है। और साथ ही साथ हमें बताना है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमको जो है फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर ये कहता है, हल हम लिखेंगे, हमें दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ये दिया है, और जी एक्स की वैल्यू हमको दिया है 3x², वेयर एफ यहाँ पर जो एफ जो फलन है वो है रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है, और जी जो है वो भी रियल नंबर से रियल नंबर में हमको एक फंक्शन डिफाइंड है, और एफ एक्स और जी एक्स हमको इस तरीके से डिफाइंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं जी ओ एफ की वैल्यू। तो जी ओ एफ एक्स इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं जी एफ एक्स, ओके। अब इक्वल टू जी एफ एक्स का मतलब क्या होगा, तो एफ एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा जी कॉस एक्स। अब देखिए जी एक्स का मतलब क्या होता है 3x², तो यहाँ पर x के बदले आपको cos x दिखाई दे रहा है, तो जब x होता है तो वो 3x² बनता है, तो जब वो cos x रहेगा तो ये हो जाएगा 3cos²x। तो ये है GOF x की वैल्यू। इसी तरीके से ये हमको इक्वेशन 1 दे करके इसको छोड़ दिए। अब सेकंड हमको क्या चाहिए, FOG की वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट हम करते हैं FOGX इक्वल टू हम लिख सकते हैं FGX इक्वल टू FGX की वैल्यू, तो GX की वैल्यू डिफाइंड है 3x²। अब देखिए यहाँ पर जब FX होता है तो वो cos x बनता है, तो यहाँ पर x के बदले आपको क्या दिखाई दे रहा है, पूरा 3x² दिखाई दे रहा है। तो जब x होता है तो वो cos x बनता है, तो 3x² होगा, तो f में फंक्शन के अनुसार वो बन जाएगा cos 3x²। जहां x था वहां पर अब हमको क्या लिखना है 3x², यानी कि FOGX की वैल्यू हमको मिल जा रहा है cos 3x²। ये हमको इक्वेशन 2 मिला। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर कीजिए। इक्वेशन 1 में आपको GOF की वैल्यू 3cos² दिखाई दे रहा है, और FOG की वैल्यू जो है cos 3x² दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः FOG इज नॉट इक्वल टू GOF। फलन एवं संबंध टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चन हम आज देख चुके हैं। इस टॉपिक से आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑल पे रखेंगे, जिससे कि जो नए वीडियो अपलोड होने वाले हैं वो आपको टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।